हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 6 यह दंतुरित मुस्कान और फसल का प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का हृदय गदगद हो उठता है। वह मंत्रमुग्ध होकर उसकी मुस्कान को देखते रहता है। बच्चे की मुस्कान में उसे निश्चलता, आत्मीयता का एहसास होता है और कवि के मन में बच्चे को देखकर कई तरह की कल्पनाएं आती हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। उत्तर है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उसकी मुस्कान निश्चल होती है। उसकी मुस्कान उसके हृदय की प्रसन्नता को अभिव्यक्त करती है। उसकी मुस्कान में कहीं भी द्वेष, चालाकी, छल आदि का कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनकी मुस्कान में प्रायः क्या होता है कि बनावटीपन होता है। वह अवसर देखकर मुस्कुराता है, उसमें निश्चलता की झलक नहीं होती है। तीसरा प्रश्न है, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। उत्तर है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। क्या कि बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। ऐसा लगता है मानो झोंपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों, और उसकी मुस्कान से ऐसा लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई हों। और क्या लगता है कि उसकी मुस्कान से ऐसा लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए, यानी हमें उसका अर्थ लिखना है। ठीक है, तो क्या है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो क्या है कि इसमें कवि ने बच्चे की मुस्कान को तालाब में खिलने वाले कमल के फूलों की उपमा दी है। कवि कहता है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान ऐसा लगती है जैसे तालाब का कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल रहा हो। अर्थात बच्चे की मुस्कान निश्चल और पवित्र है। वह अत्यंत सुंदर और मनमोहक है, जैसे कमल का फूल होता है। अगला प्रश्न है, छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि कह रहे हैं कि नव शिशु के छुअन में रोमांच भरी प्रसन्नता होती है। ठीक है, तो उसे छूते ही ऐसा लगता है मानो बबूल और बांस के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। कहने का मतलब है कि शिशु को छूने मात्र से ही कठोर हृदय वाले लोग भी पिघल जाते हैं, उनमें भी वात्सल्य उमड़ पड़ती है। अगला प्रश्न है, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से मुस्कुराकर बात करता है तो सामने वाले व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर वह क्रोधित होता है तो उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो मुस्कान और क्रोध मनुष्य के भिन्न भिन्न भाव हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। तो मुस्कान जो है मनमोहक होती है, यह परायों को भी अपना बना देती है, लेकिन क्रोध अपनों को भी पराया बना देता है। मुस्कान सभी के मन में प्रसन्नता उत्पन्न करती है, लेकिन क्रोध क्या है, मन में द्वेष, ईर्ष्या, घृणा को जन्म देता है। मुस्कान देखकर सभी का हृदय प्रसन्न हो जाता है, लेकिन क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति को देखकर सभी के मन में बुरे भाव उत्पन्न होते हैं। छठा प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाएं और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, बच्चे की उम्र 9 महीने से 1 वर्ष की रही होगी। इसी आयु में जो है बच्चे के नए नए दांत आते हैं और वह इन दांतों से मुस्कुराता मोहक प्रतीत होता है। यही दंतुरित मुस्कान कवि के मन को भा गई। सातवां प्रश्न है, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर होगा, बच्चे से कवि की मुलाकात का शब्द चित्र मोहक है। बच्चा पहली बार अपने पिता को देखता है,
कवि बच्चे के लिए अजनबी है क्योंकि इससे पहले उसकी मुलाकात कवि से नहीं हुई थी, क्योंकि कवि तो घर में रहते नहीं थे, है ना। तो इसलिए बच्चा उन्हें पहली बार देख रहा था, उनसे पहली बार मिल रहा था। क्या करता है कि बच्चा एकटक उसे निहारता रहता है। वह आगंतुक को जानना चाहता है। वह अपनी मोहक मुस्कान से कवि का मन मोह लेता है। कवि भी बच्चे को देखकर आनंदित हो उठता है। अब देखते हैं फसल से पहला प्रश्न। प्रश्न क्या है कि कवि के अनुसार फसल क्या है। इसका उत्तर होगा, कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा एवं मानव श्रम का मिला जुला रूप है। इसमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण तथा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। इस प्रकार फसल प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग की सृजनात्मक परिणति है। दूसरा प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। उत्तर है, कविता में वर्णित आवश्यक तत्व हैं नदियों का पानी, मानव श्रम, खेतों की विभिन्न प्रकार की मिट्टी और सूरज की किरणें एवं हवा। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, फसल को हाथों की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। उत्तर है, कवि ने फसल को हाथों की गरिमा और महिमा कहा है। ऐसा कहकर कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि फसल के उपजाने में मनुष्य के परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मनुष्य अपने हाथों से श्रम करके खेत जोतता है, बीज बोता है और सिंचाई करता है। फसल का फलना फूलना किसान के श्रम की गरिमा और महिमा का ही परिणाम है। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमें जो पंक्तियाँ दी गई हैं उनका अर्थ लिखना है। ठीक है, तो पहला है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि कहते हैं कि फसलों को उगाने में सूरज की किरणों का पूरा योगदान होता है। वास्तव में सूरज की किरणें ही अपना रूप बदलकर इस तरह के फसलों के रूप में उग आती हैं। हवाओं की थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गई है, अर्थात इनको बड़ा करने में वायु का भी भरपूर योगदान है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। क्या है, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। ठीक है, तो मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। इसका उत्तर है, मिट्टी के गुणधर्म का अर्थ है मिट्टी में खेती के लिए उपजाऊपन का होना। बंजर भूमि में फसल की पैदावार नहीं की जा सकती है, अतः बीज के अनुकूल मिट्टी होने से ही फसल पैदा की जा सकती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह से प्रभावित करती है। उत्तर है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित कर रही है, क्योंकि प्रदूषित जल का प्रवाह मिट्टी के गुणधर्म को समाप्त कर देता है। इसके अलावा उर्वरक, कीटनाशक आदि भी मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित कर रही हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है। उत्तर है, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि मिट्टी से ही हमें अन्न जल प्राप्त होती है, जिससे मानव और प्राणी जगत का पालन पोषण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। उत्तर है, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने के लिए हमें मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना होगा। मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए हमें आवश्यक खनिज और लवणों का प्रयोग करना होगा तथा उचित खाद और उर्वरक द्वारा भी मिट्टी के गुणधर्म को पोषित किया जा सकता है। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।